हेलो दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, एक दूसरे दिशा की तरफ चलते हैं कि जिसमें हम चाहते हैं कि अब कुछ नया देखा जाए। जैसे अंतर्वैयक्तिक कौशल सहप्रेषण कौशल की परिचय, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरपर्सनल स्किल एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, इसके बारे में आज जानेंगे। देखो क्या है, इसकी अवधारणा कहाँ से आई। संचार, बिना संचार के या संप्रेषण, संचार मतलब ट्रांसफ़र या जाना, संप्रेषण मतलब जाना, एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होना। आज के युग में मानव जीवन में ये कल्पना ही नहीं की जा सकती कि संचार ना हो, ट्रांसफ़र ना हो, विचार एक से दूसरे की तरफ ना जाएं। फ्रेडर लुथांस का कहना है, कुछ अनुमानों के अनुसार मानव जीवन के 3/4 सक्रिय भाग में संचार का प्रयोग होता है। किसी भी प्रबंधक के जीवन में यह अनुपात और भी अधिक होता है। जैसे कोई मैनेजर या और कुछ है, जैसे किसी चीज़ को मैनेज कर रहा है या एडमिनिस्ट्रेटिव कर रहा है, उसके जीवन में तो ये इसका अनुपात और भी बढ़ जाता है। एक सामान्य मनुष्य में ये 3/4 सक्रिय भाग रहता है। तो विश्व में ऐसी कई समस्याएं हैं जिनकी जड़ें अकुशल और अप्रभावी संचार व्यवस्था में निहित हैं। मतलब अकुशल और अप्रभावी संचार व्यवस्था की वजह से ही ये समस्याएं आती है। अगर सही से संचार हो तो वो समस्याएं खत्म हो सकती हैं। हिक्स और गुलेट के कथन के अनुसार विश्व की सभी समस्याओं का मूल कारण कम से कम व्यक्ति के बीच की समस्याओं के प्रमुख कारण तो यही है कि जितनी अच्छी तरह से अपनी बात को समझते हैं उतनी अच्छी से दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। यही कारण की वजह से समस्याएं व्यक्ति टू व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से हो जाती हैं। और भी बहुत सारी समस्याएं जिनका मूल कारण क्या है कि पर्सनल स्किल, जो इंटरपर्सनल स्किल है या कम्युनिकेशन स्किल है, इसका सही तरीके से ना होना। तो प्रशासनिक संगठन में क्या है कि अधिसंख्य समस्याएं प्रक्रियाएं सीधे संचार व्यवस्था से जुड़ी नहीं है। इसमें अभिप्रेरणा, समन्वय, नेतृत्व, नियंत्रण, सत्ता, आदेश, अनुशासन, ये सभी प्रमुख हैं। इनके हिसाब से ही कम्युनिकेशन होता है। वस्तुतः मानव के शब्दों की बजाय, देखो कम्युनिकेशन क्या होता है, मानव के शब्दों की बजाय वो व्यक्ति पर ध्यान देता है। इसी कारण से संचार प्रक्रिया प्रभावित होती है। देखो वो शब्द नहीं सुनता है, वो समझता है कि सामने वाला कौन है, उसके हिसाब से ही वो कम्युनिकेशन लेता है। तो इसकी वजह से कहा कुछ जा रहा है, शब्द कुछ हैं, पर आदमी समझ कुछ हो रहा है, इसका अर्थ समझते हैं। संचार शब्द इतना लोकप्रिय और जाना पहचाना है, फिर भी इसकी सर्वमान्य कोई परिभाषा नहीं है, सर्वांगीण परिभाषा नहीं है, क्योंकि विकसित ही नहीं हो पाई। संचार को कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, ये जटिलता से जुड़ी हुई है। संचार वही नहीं है। तो संचार क्या है? संचार आदमी जो कहना चाह रहा है वो नहीं है। संचार वो है जो आदमी समझा। जैसे मैंने किसी को कुछ कहा, लेकिन मैंने जो कहा वो संचार नहीं, उसने क्या समझा वो संचार है। इसलिए इसमें जटिलता है। संचार प्रक्रिया संचार प्राप्तकर्ता की समझ और व्याख्या पर भी निर्भर करती है। उसकी क्या समझ है, उसने क्या व्याख्या की है, उस पर निर्भर होती है। संचार के प्रकार, और संचार कई प्रकार के होते हैं। देखो, संचार को माध्यम के आधार पर अगर बोला जाए, जैसे माध्यम के आधार पर समझा जाए तो 3 रूप में होती है। एक तो मौखिक, एक मौखिक और लिखित, और तीसरा है सांकेतिक। तीसरा क्या है? सांकेतिक या प्रतीकात्मक। संकेतों में जैसे लिखकर जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो लिखित कम्युनिकेशन, राइटिंग कम्युनिकेशन। बोलकर वो मौखिक कम्युनिकेशन, यानी मतलब
मौखिक कम्युनिकेशन देखो, लिखित कम्युनिकेशन, मौखिक कम्युनिकेशन। मौखिक को बोलेंगे हमारे द्वारा बोला गया, या बोल के, या कुछ सुना के, या कुछ दिखा के, या मुंह के द्वारा वर्बल तरीके से जो बोला जाता है उसको मौखिक संचार बोलते हैं। जो लिखकर पत्रों द्वारा बोला जाता है वो लिखित। संकेतों के द्वारा, जो कुछ चिन्हों के, प्रतीकों के द्वारा, ऐसे ऐसे, ये जैसे पानी पीना है तो ये, किसी को बुलाना है पास में तो ये, इस तरीके के सांकेतिक कम्युनिकेशन होता है या प्रतीकात्मक रहता है। और दूसरा जो कम्युनिकेशन है, ये तो एक तो हो गया माध्यम के आधार पर है। माध्यम के कौन सा? लिखित, मौखिक और सांकेतिक। अब प्रवाह के आधार पे, प्रवाह के आधार पर मतलब उसका फ्लो किस में, अधो या डाउनवर्ड। इस जैसे कोई बड़ा अधिकारी अगर निम्न अधिकारियों के या नीचे के अधीनस्थ अधिकारियों को कोई संदेश या सूचना भेजता है, उसको अधोमुखी संचार कहते हैं। ये क्या है? कोई सीनियर है, सीनियर ने अपने जूनियर को बताया, उसने अपने अंडर में जो है उसको बताया, ये अधो या डाउनवर्ड संचार है। दूसरा होता है ऊर्ध्व, ऊर्ध्व या अपवर्ड संचार। ऊर्ध्व या अपवर्ड संचार ये रिक्वेस्टिंग मोड में रहता है। जैसे कि कोई निम्न अधिकारी या निम्न कर्मचारी है, उसने अपने सीनियर को बताया या टॉप मैनेजमेंट को बताया, ये ऊर्ध्व या अपवर्ड संचार होता है। इसमें प्रार्थना की जाती है, अनुमति मांगी जाती है, या प्रगति की रिपोर्ट दी जाती है, सुझाव दिए जाते हैं, या योजनाएं और बजट निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए कुछ चीज़ों को दिया जाता है, उसको सजेशन है, वो सब चीज़। और तीसरा जो होता है वो होता है समस्तरीय या पार्श्व, हॉरिजॉन्टल या अक्रॉस। ये संगठन में समान पद पे समस्तरीय कर्मी हैं, उनमें ये जो कम्युनिकेशन होता है उसको हॉरिजॉन्टल या अक्रॉस या समस्तरीय या पार्श्व कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये क्षैतिज संचार में होता है। इसमें वरिष्ठ, अधीनस्थ या उच्च निम्न का कोई दायरा नहीं रहता है। इसमें सभी समान स्तर पे होते हैं। इसमें मौखिक है, लिखित है, रिपोर्ट है, समूह कार्य है, संपर्क है, समिति है, बैठक है, ये विधियों में काम आता है समस्तरीय। अब तीसरा जो पहला हो गया क्या? पहला हो गया फ्लो के आधार पर, नहीं, पहला हुआ पहला जो कम्युनिकेशन हुआ वो माध्यम के आधार पर। दूसरा हुआ जो फ्लो के आधार पर, माध्यम, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। और फ्लो के आधार पर अधो यानी डाउनवर्ड, ऊर्ध्व, अपवर्ड और समस्तरीय, हॉरिजॉन्टल या अक्रॉस, ये पार्श्व। अब तीसरा है अनौपचारिक अनौपचारिक संचार। अनौपचारिक संचार, इसको अंगूरतला या ग्रेपविन संचार भी कहते हैं, जो संगठन में कार्यरत कार्मिकों के परस्पर संबंधों के आधार पर होता है। जब संगठन में औपचारिक प्रगति का संचार कम हो जाता है तो अनौपचारिक संचार की आवश्यकता पड़ती है, या इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है, या अनौपचारिक संचार होने लगता है। क्योंकि मानवीय स्वभाव जिज्ञासा, उत्सुकता से भरपूर है। मित्र मंडली में, क्लब में, प्रशासनिक में, अनुभाग में जासूसी के लिए ये अनौपचारिक संचार के माध्यम रहते हैं, क्योंकि इनको अनौपचारिक तरीके से ही किया जाता है। इस प्रकार के संचार का सबसे बड़ा दोष है, देखो अनौपचारिक बहुत अच्छा है लेकिन इसमें एक दोष है। क्या है कि इसमें सबसे बड़ा दोष है रूमर, अफवाहें ज़्यादा होती हैं। इसमें अफवाहों का प्रसार ज़्यादा होता है, पर अफवाहों को दूर करने के लिए भी एक तरीका है। इनको दूर एक तर्कशील तरीके से किया जा सकता है, कि तर्क लगा के कि ये सही हो सकता है कि नहीं। अफवाहें क्या होती है? देखो, अफवाहें या भ्रांतियाँ समाचार या सूचना में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक
शीघ्र संचारित हो जाती है, क्योंकि इसका सत्यापन नहीं होता है और किसी भी विषय में उसमें मिर्च मसाला लगा के उसको रोचक बना के और सामने पेश किया जाता है, तो सामने वाले को भी सुनने में बोलने में मज़ा आता है, तो वो और उसको खुद भी सुनता है, समझता है और दूसरों को भी बोलता है। तो इस तरीके से अफवाहें बढ़ती हैं। पर अफवाह सूचना में एकाधिक अर्थ निकलते हैं। एक कोई किसी ने कोई शब्द बोला, उसके बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं। जैसे मैंने बोला मैं घूमने जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन उसके अर्थ बहुत सारे लगे कि वो घूमने जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो किधर जा रहा है, वो घूम सकता है, नहीं घूम भी जा सकता है। ऐसे एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, तो उन्हीं सारे अर्थों को जोड़ के तोड़ मरोड़ के मिर्च मसाला लगा के उन्हीं को फैलाया जाता है, उसी से अफवाहें फैलती हैं। ठीक है। अब सूचना प्राप्तकर्ता के आधार पर सूचना व्यक्तिगत समूह के आधार में आंतरिक संचार, बाह्य संचार और अंतर व्यक्तिगत संचार 3 तरह की होती है। आंतरिक संचार मतलब अपने संगठन में ही अंदर में कर्मियों के बीच में जो संबंध होते हैं वो आंतरिक संचार होता है। बाह्य जो संगठन के बाहर या जनसाधारण में जो रहते हैं, जैसे जनसंपर्क आदि में, उसे बाह्य संचार कहते हैं। अंतर व्यक्ति संचार मतलब संगठन के कर्मियों के मध्य में भी और बाहर वालों से भी संचार होते हैं, उन्हें अंतर वैयक्तिक संचार कहते हैं। और संचार के माध्यम 3 तरह के होते हैं। श्रव्य संचार या दृश्य संचार या श्रव्य दृश्य दोनों। जैसे श्रव्य ऑडियो संचार, दृश्य विजुअल संचार, श्रव्य दृश्य माध्यम वीडियो ऑडियो या वीडियो विजुअली, ये तीनों तरह के होते हैं। संचार के प्रतिमान। संचार में अब बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चीज़ें दी हैं। जैसे शैनन और वीवर मॉडल है, ये क्या है 1949 में टेलीफोन मॉडल के आधार पर बनाया है कि इसमें संप्रेषण होता है, ट्रांसमीटर होता है, जैसे संदेश किसी ने भेजा वो आगे ट्रांसफ़र हुआ, उसमें संकेत में शोर भी जुड़ जाता है या दूसरी एडिशनल चीज़ें भी जुड़ जाती हैं। फिर प्राप्तकर्ता प्राप्त करता है, वो संदेश को अपने दिमाग में जहाँ फिट करना है वहाँ ले जाता है या अपने गंतव्य की ओर ले जाता है। तो उसमें क्या ऐड हो जाता है, शोर हो जाता है। इसी में समझने वाला कुछ और समझ लेता है, बोलने वाले ने कुछ और अलग बोला और समझने वाले ने कुछ अलग समझा। जैसे सी ऑस्कुन मॉडल है, इसमें सूचना प्राप्तकर्ता और संप्रेषण करना दोनों में एक क्षण संप्रेषण में दूसरे क्षण प्राप्तकर्ता की भूमिका निभाते हैं। यह मॉडल अंतर्वैयक्तिक संबंधों के संचार में विशेष रूप से स्पष्ट है। वेस्ली मैक्सवेल मॉडल, इसमें एनकोडर डिकोडर, संदेश जा रहा है, संदेश आ रहा है। इसे नीगर मॉडल, इसमें शोर नहीं जुड़ता है, इसमें सीधा एनकोडर के माध्यम से डिकोडर होता है, प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाता है। विल्सन फ्रेम मॉडल और लासवेडल मॉडल ने कुछ क्वेश्चन किए, जैसे कौन कहता है, क्या कहता है, किस माध्यम से कहा जाता है, किसे कहा जा रहा है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये सभी क्वेश्चन किए। संचार में बाधाएं, देखो संचार में बहुत सारी बाधाएं होती हैं। देखो एक तो भाषा की बाधा। भाषा, मान लो मैं हिंदी जानता हूँ, सामने वाला इंग्लिश जानता है, वो इंग्लिश में कुछ हमें कम्युनिकेशन करेगा तो मुझे हो सकता है समझने में कठिनाई आए, या वो जो समझाना चाह रहा है वो एग्जैक्ट ना समझ के मैं कुछ और समझूं। तो ये भाषा की एक लिमिटेशंस होती है। इसी वजह से कम्युनिकेशन में ये एरर भी होता है। जैसे हिंदी में बहुत सारी चीज़ें, जैसे हे राम, उर्दू में माशाअल्लाह, अंग्रेजी में ओ गॉड, सभी के एक ही अर्थ तो आदमी नहीं समझेगा, किसी का कुछ और समझेगा, किसी कुछ और समझ सकता है। ऐसे ही तकनीकी और स्थानीय शब्दावली। तकनीकी और स्थानीय, तकनीकी शब्द होते हैं और स्थानीय शब्द जो लोकल वर्ड होते हैं उनके कुछ अलग अलग मीनिंग रहते हैं। तकनीकी में, जैसे तकनीकी में कुछ शब्द बोले हैं, मैं बोलता हूँ कंप्यूटर, ठीक है, ये एक तकनीकी शब्द है। मैं बोलूँ रोटर, मोटर, ये
इसका सामान्य जो जो जैसे मान लो जिसको नहीं पता है, जो टेक्निकल से नहीं है, उसको नहीं पता रोटर क्या है, तो वो उस शब्द में समझने में उसको कठिनाई होगी, वो कम्युनिकेशन समझने में थोड़ा मुश्किल रहेगा। ऐसे लोकल शब्द जैसे मेरे यहाँ पे मोए, मोए मैया, मोरी, मैया, मोए। अब मैया कोई नहीं समझेगा क्योंकि किसी को नहीं पता है कि मैया का अर्थ क्या है, लेकिन वो लोकल लैंग्वेज जो ब्रजभाषा में लोग हैं वही समझ सकते हैं। तो ये दो, एक तो भाषा, ये बाधाएं और तकनीकी और स्थानीय शब्दावली। तीसरी व्याख्या और बोध की समस्या। कोई व्याख्या कुछ और कर रहा है, कोई उसका बोध कुछ और कर रहा है, कोई उसको कुछ और समझ रहा है, ये भी एक समस्या आती है कम्युनिकेशन में। इच्छा का अभाव, जैसे मैं कुछ समझा रहा हूँ लेकिन सामने वाला नहीं समझ रहा है, उसका इच्छा पर भी निर्भर करता है। उसकी इच्छा जैसे नहीं हो रही, अगर मान लो सुनने की, समझने की, तो हम कितना भी समझाएं उसको नहीं समझ में आएगा, तो ये कम्युनिकेशन गैप होगा। माध्यम में प्रक्रिया की समस्या, किस माध्यम से, किस प्रक्रिया के माध्यम से कर रहे हैं, वो भी एक समस्या होती है। जैसे कोई तो लिखित माध्यम से समझता है, हम उसको मौखिक माध्यम से बोल रहे हैं, वो चार मतलब उसने सुना, 2 घंटे तक याद रहा और तीसरे घंटे वो भूल गया या अगले दिन वो भूल गया। तो अगर माध्यम वो लिखित होता तो उसको समझा रहता, या वो जब भी उसको ज़रूरत पड़ती तो उसको पढ़ लेता खोल के। तो ये माध्यम भी एक एरर होता है। आकार और दूरी, देखो संगठन, कोई अगर बड़ा संगठन है और किसी ने एक कम्युनिकेशन किया, वो आकार और दूरी के आधार पर हो सकता है बड़ा आकार है तो वहाँ तक ना पहुँचे, तो आकार और दूरी पर भी निर्भर करता है। अब कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन या किस क्या सिद्धांत होते हैं, ये तो एरर हो गए। भाषा, स्थानीय शब्द, टेक्निकल शब्द, या फिर समझ, बोध, समझाना, ये सब उसके इसके क्या है, बाधा हैं। माध्यम, आकार, दूरी, ये सभी। अब कोई अगर अच्छा संचार करना चाहता है, या इसके क्या समाधान हो सकते हैं, तो इसमें निपुणता पाने के लिए कुछ मिलेट ने कुछ सुझाव दिए थे। एक मिलेट थे, उनने कुछ सुझाव दिए, जैसे संचार स्पष्ट होना चाहिए, संचार बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि ये संचार है। प्राप्तकर्ता की अपेक्षा अनुरूप होना चाहिए, जैसे प्राप्त करना, जैसे जिस भाषा में समझना चाहे, जैसे अगर कोई मराठी में समझना चाहता है तो उसको मराठी के हिसाब से ही वो संचार किया जाना चाहिए। अगर उसको हिंदी या इंग्लिश में करेंगे तो शायद उसको समझने में आसानी ना हो। और उस उद्देश्य का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि किस उद्देश्य से वो कम्युनिकेशन किया जा रहा है। संचार संपूर्ण और समुचित होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, ये नहीं आधा अधूरा हो। आधा अधूरे का कुछ मीनिंग नहीं निकलता है, कुछ का कुछ मीनिंग निकल जाता है। और समयानुसार संचार होना चाहिए, हर समय समय के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं अभी सर्दियाँ चल रही है और गर्मियों के लिए संचार हो कि भाई गर्मियों में पानी ज़्यादा पीना चाहिए, टोपी लगाना चाहिए, धूप से बचना चाहिए, एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। तो हो सकता है गर्मियों का जब सीज़न आए तब वो भूल जाए। तो ऐसे समय के अनुसार होना चाहिए। जैसे कोई कम्युनिकेशन सुबह होना चाहिए, या मॉर्निंग में होना चाहिए, या इवनिंग में होना चाहिए, आफ्टरनून में होना चाहिए, तो उसके हिसाब से हर हर एक कोई संचार हर समय में नहीं हो सकता, कोई स्पेसिफिक समय पे रहना चाहिए उसके उद्देश्य के अनुसार। समानता या एकरूपता का ध्यान रखना चाहिए ताकि कार्रवाई भी एक जैसी की जा सके, एक समानता रखनी चाहिए। इसमें लोचशीलता भी रखनी चाहिए। लोचशीलता मतलब इलास्टिसिटी, मतलब उसमें उसका कम या ज़्यादा, या उसमें थोड़ा कम ज़्यादा मार्जिन लेना चाहिए, उसको लोचशीलता कहते हैं। जैसे प्लस माइनस टॉलरेंस, ये प्राप्तकर्ता को स्वीकार होना चाहिए। लेकिन जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो जिसके लिए कर रहे हैं उसको स्वीकार होना चाहिए। नहीं तो ऐसा हो कि उसकी इच्छा ही नहीं है, हम कम्युनिकेशन किए जा रहे हैं, तो वो प्रभावी नहीं होगा। टेरी ने प्रभावी संचार के लिए 8 सुझाव दिए। टेरी थे, उनने 8 सुझाव दिए। क्या? संचार के संबंध में संप्रेषण को संपूर्ण जानकारी
एकत्रित करनी चाहिए। पहले संपूर्ण जानकारी एकत्रित करनी चाहिए, उसके बाद परस्पर विश्वास उत्पन्न करना चाहिए, अनुभव के समान आधार की खोज करनी चाहिए। ऐसे सब देखो, समान आधार नहीं होगा, कोई जो समझा रहा है उसका अनुभव है, वो 20 सालों का है उसी फील्ड का, तो उसको एक शब्द की भी बारीकी पता है, और जो समझ रहा है उसको मान लो 6 महीने का ही अनुभव है, तो उस चीज़ को वो उतनी बारीकी से नहीं समझेगा, तो उसके बोध होने में थोड़ा गैप आ जाएगा। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो आसपास के सभी को ज्ञात हो, सबको मालूम हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग, ऐसा ना कोई लोकल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं या कोई तकनीकी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। प्रसंग को ध्यान में रखा जाए, क्या प्रसंग चल रहा है उसको ध्यान में रखा जाए, नहीं तो आउट ऑफ प्रसंग भी लोग चले जाते, कुछ सुनाते सुनाते कुछ और सुना दिए। सूचना प्राप्तकर्ता का ध्यान उत्कृष्ट आकृष्ट करना और उसको बनाए रखना चाहिए। जो सूचना जिसके लिए दे रहे हैं उसको आकर्षित करके रखना चाहिए, उसको ध्यान लगाए रखना चाहिए, उसको कंटिन्यू बनाए रखना चाहिए। ऐसा ना हो वो कहीं और ही खो जाए और दूसरी दुनिया में ही खो जाए, और हम कहे जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा उसको बनाए रखना चाहिए, कंटिन्यू उसका ध्यान बनाए रखना चाहिए। उदाहरणों और दृश्य साधनों का काम लेना चाहिए, कुछ उदाहरण भी पेश करना चाहिए, कुछ दिखा के कुछ समझा के भी काम लेना चाहिए। विलंबकारी प्रतिक्रियाओं का बहिष्कार करना चाहिए। जिस प्रक्रिया या जिस प्रतिक्रिया के से देर हो रही है, विलंब हो रहा है, उसको हटा देना चाहिए। चेस्टा बेनार्ड ने संगठन में सत्ता और नियंत्रण के लिए संचार में 7 घटकों को ध्यान देने की अनुशंसा की है। संचार में का माध्यम निश्चित और सभी को ज्ञात होना चाहिए कि कब हो रहा है और किस माध्यम में हो रहा है। संगठन के प्रत्येक सदस्य को संपर्क का एक निश्चित औपचारिक माध्यम होना चाहिए, निश्चित मेल या लिखित में या पत्र द्वारा संपर्क एक निश्चित औपचारिक माध्यम होना चाहिए, ठीक है। जहाँ तक हो सके संचार तंत्र सीधा और छोटा होना चाहिए। सामान्यतः संचार के लिए पूर्ण औपचारिक तंत्र का उपयोग किया जाना चाहिए, आधा अधूरा नहीं करना चाहिए, औपचारिकता पूरी होनी चाहिए। संचार केंद्र के रूप में कार्यरत व्यक्तियों को योग्य होना चाहिए, उस लेवल का होना चाहिए, उस एजुकेट का या वो योग्यता का होना चाहिए। संगठन जब कार्यरत हो तो संचार तंत्र में बाधा नहीं आनी चाहिए। जब कोई संगठन कार्य में है या एक्टिव है तो उसमें कम्युनिकेशन का गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो मुश्किल हो जाती है। इसलिए संचार हमेशा कंटिन्यू रहना चाहिए। प्रत्येक संदेश प्रामाणिक होना चाहिए, जो भी संदेश हो रहा दे रहे हैं वो प्रामाणिक होना चाहिए। ऐसा नहीं हवा में ही ना हो या उसका कोई बेस ना हो, ऐसा नहीं। हर संदेश का एक ना एक कोई ना कुछ प्रमाण होना चाहिए। जैसे मैं ये दे रहा हूँ तो इसमें जो लाइनें लिखी हैं ये प्रमाण है। मैं कुछ भी बोलता जाऊँ तो लोगों को नहीं समझेगा, या लोग समझेंगे तो बोलेंगे शायद मनगढ़ंत या कुछ अपने मन से ही बोल रहे हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये कुछ नया ट्राई किया था, कैसा लगा आपको हमें बताएं ज़रूर कमेंट करके। थैंक यू, धन्यवाद।